हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करें। ठीक है, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में टच करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, तो आपका जवाब बहुत क्विक होगा। वो जल्दी आप बता दोगे कि रेस्ट होता है कि जब भी, व्हाट इज रेस्ट। अगर मैं रेस्ट के बारे में पूछूं, बताओगे कि व्हेन अ पार्टिकल, राइट, व्हेन अ पार्टिकल, और ऐसे बोलोगे इफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय पासिंग ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। ठीक है, और मोशन में क्या होता है, इफ अ पार्टिकल changes its position by passing of time, is called motion, body is in motion, right। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अभी मैंने इस सेंटेंस को मैंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, ध्यान रहे, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ क्यों। पहले हम बात करते हैं, अभी अगर पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एग्जाम्पल पूछूं आपसे, तो आप क्या बताओ एग्जाम्पल। तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास की चीज़ें देखो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल, कोई बोलेगा बुक, कोई बोलेगा टेबल, कोई बोलेगा लैपटॉप, कोई बोलेगा मोबाइल, राइट, या फिर हाउस। हाउस अच्छा एग्जाम्पल है, तो हाउस ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अभी मैंने इसको इस एग्जाम्पल को फाइनलाइज नहीं किया, तो एक बार बस कर रहा हूँ। अगर कोई बोलता है हाउस, तो उसका एग्जाम्पल रेस्ट होगा। रेस्ट पे वो है, इसमें किसी को कोई डाउट। और अगर मोशन के कोई एग्जाम्पल ले, तो एक सिंपल से लेते हैं मूविंग बस, राइट। अभी लोग स्कूल जाते होंगे बस से, तो मूविंग बस। ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है उसमें किसी को कुछ आर्ग्यू करना है नहीं, बहुत अच्छा। तो ठीक है, अब एक और मैं एक्टिविटी करता हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको और डीप में डिस्कस करते हैं। तो सपोज करो कि आप लोग बस से जा रहे हो, ये है आपका बस। ठीक है, बस से जा रहे हो आप अब बस में आप और आपका फ्रेंड सामने वाले सीट पे बैठे, राइट। यहाँ पे एक आप बैठे हो, और यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप घर से गए, हाउस से स्कूल, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप गए बस से। ठीक है, ओके। तो पूरे जर्नी में, ठीक है, आपका फ्रेंड आपके सामने बैठा हुआ, आपके आगे वाली सीट पे बैठा हुआ। ठीक है, तो अब वापस आते हैं डेफिनेशन पे। यहाँ पे हमने रेस्ट का डेफिनेशन क्या है, इफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय पासिंग ऑफ टाइम, तो क्या कहेंगे हम, रेस्ट। तो आपका जो फ्रेंड है, अगर आप जब भी आप दो बस चल रही है, ठीक है, बस में आप जा रहे हो, लेकिन आप जब भी उठ करके देखोगे तो आपका फ्रेंड आपके सामने ही बैठा होगा। और अगर दोनों सीट के बीच का डिस्टेंस लेट से 1 मीटर है, तो आपका फ्रेंड हमेशा आपसे 1 मीटर डिस्टेंस पे बैठा है। ठीक है, पूरी जर्नी कहीं भी वो हिल नहीं रहा, वही चेयर पे बैठ के, जैसे कि उसी सीट पे वो सो गया। ठीक है, तो आपका फ्रेंड रेस्ट पे है या मोशन पे, अगर मैं पूछूं तो कुछ लोगों का आंसर होगा रेस्ट पे, कुछ लोगों का आंसर होगा मोशन पे। अच्छा, एक और ध्यान रहे, जो भी आप आंसर सोचोगे ना, उसका रीजन सोच के रखो। ठीक है, क्योंकि जब मैं डिस्कस करूँ तो आप उस रीजन के साथ आर्ग्यू कर सको। तो अगर जो रेस्ट पे बोल रहे हैं वो अपना रीजन रेडी रखें कि वो रेस्ट पे क्यों है, और जो मोशन बोल रहे हैं वो रीजन रेडी रख के रखें कि मोशन में क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्ट वाले पे। अगर ये रेस्ट पे है, तो उनका जवाब ये आता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सही है कि इस पार्टिकल का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा।
अगर मैं देखूं कि अगर ए जो है वो मैं, राइट, तो मैं जब भी देख रहा हूँ तो मैं जब भी देख रहा हूँ वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थ्रू आउट द जर्नी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। अगर कोई और भी पर्सन, लेट्स से कि एक पर्सन है यहाँ पे सी, जो रोड पे खड़ा है, ये है सी, ये जब भी फोन करके मुझसे पूछे कि बी कहाँ पे है, ए को वो बी के बारे में पूछे तो क्या बताए, मैं क्या बताऊंगा, ये सामने बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, यही बोलाऊंगा ना। तो जब भी मैं देखूंगा बी तो अपनी जगह पे रेस्ट कर रहा है, तो मेरे लिए ये बी क्या है, रेस्ट पे, है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये भाई रेस्ट पे है। अब कोई बोलेगा ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सी को देखे, सी के थ्रू देखे, सी के व्यू से देखे, तो ये क्या देख रहा है, अगर ये ग्राउंड पे खड़ा है तो इसके इसके लिए जो पूरी बस है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और बस में बैठे हैं तो ऑब्वियसली इनका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। ये कहाँ जा रहे हो, हाउस से लेके स्कूल तक, तो बस भी मूव कर रही है, उसके साथ साथ आप भी मूव कर रहे हो, और कहाँ पहुंच रहे हो, स्कूल। तो पोजीशन तो चेंज ही रही है टाइम के साथ साथ, है ना। तो इस पर्सन के लिए आप मोशन में हो। अब बताओ कौन सा सही है, रेस्ट में है या मोशन में है? कौन सा सही होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं रेस्ट में, कुछ लोग बोल रहे हैं मोशन। दोनों नहीं हो सकता क्या? सही है, जो लोग बोल रहे हैं कि दोनों में है वो ही करेक्ट है। अ पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन साइमल्टेनियसली, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये आर है भाई, समझ लेना, ठीक है। कभी कभी आर में ऐसे तो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कोई प्रॉब्लम? राइट। जब अगर सी ऑब्जर्वर है तो ए और बी दोनों मोशन में है, और अगर ए ऑब्जर्वर है तो बी रेस्ट पे, ठीक है। तो यहां से हमें एक और चीज क्लियर हो जाती है कि जो रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये रिलेटिव है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रिलेटिव टर्म। मतलब नथिंग इन द यूनिवर्स इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और एब्सोल्युटली मोशन। अगर मैं एग्जांपल से पूछूं, ठीक है, यहाँ पे अगर बात हो गया तो अपने वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। आपने बोला था कि हाउस रेस्ट पे, ठीक है, ये डिसाइड हुआ था। अब सोचो, बस वाले से कंपेयर करते हैं कि बस में जो बैठा बंदा था, जो ए और बी दोनों थे, वो दोनों एक और अपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे थे। लेकिन सिंस बस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, तो जो सी, जो बस से बाहर था, उसके रिस्पेक्ट में पूरी बस के साथ साथ ए और बी दोनों मोशन में थे, है ना। तो अब इसके बारे में बात, अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़े हुए ग्राउंड से देखें तो हाउस रेस्ट पे है। लेकिन अगर हम, हाउस क्या है, एक अर्थ क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है ना, और एक्सिस के अलावा सन के अराउंड रोटेट कर रही होती है। जानते हैं ना कि 365 डेज में ये जो अर्थ है ये सन के चारों ओर एक राउंड कंप्लीट कर लेती है स्पेस में। तो अगर सन हमारा ऑब्जर्वर है तो अर्थ मोशन में है, और सिंस अर्थ मोशन है तो उस पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। हो गया? तो हाउस रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा? क्या जवाब है? मोशन में आ गया ना। अब मैं बोलूँ कि अच्छा आप बताओ कि रेस्ट पे कौन है, तो कुछ लोगों का जवाब होगा कि सन रेस्ट पे है। तो नहीं भाई, सन भी अपने गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है। जैसे कि मून अर्थ के चारों चक्कर लगा रही है, अर्थ जो है वो मून सन के चारों चक्कर लगा रहा है, उसी तरह से सन भी अपने गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो फिर आएगा गैलेक्सी का सेंटर रेस्ट पे है तो नहीं। सभी गैलेक्सीज भी जो है ना वो एक दूसरे से काफी हाई स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वो भी मोशन है। तो यहाँ से यही कॉन्सेप्ट आता है कि नथिंग इन द यूनिवर्स इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और इन मोशन। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। तो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर की कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन पे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है? ठीक है। तो अब ऑब्जर्वर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, इसके बारे में सोचते हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है, वो जब भी एक मोशन को देखेगा, ये ऑब्जर्वर है, तो जब भी एक मोशन को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए?
मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, तो और जब भी ऑब्जर्वर है ये खुद को ओरिजिन मानेगा। उसी अपने रिस्पेक्ट में अगर ये बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट, अगर किसी के पोजीशन को बताना है मुझे, तो मैं इसको ओरिजिन मान के इसका पोजीशन बताऊंगा, राइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सिस, एक्सिस इज एसोसिएटेड विथ ऑब्जर्वर, इनको हम बोलेंगे फ्रेम, इनको क्या बोलेंगे हम, फ्रेम। ठीक है, क्योंकि अगर इस ऑब्जर्वर की इसका पोजीशन है x1 y1 z1, ठीक है, अगर यही ओरिजिन हम चेंज करते हैं, ओरिजिन हम यहाँ लेके आते हैं, सेम, अगर मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया यहाँ से यहाँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा इस ओरिजिन के लिए, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑब्जर्वर है उस, ठीक है, उससे जो एक्सिस एसोसिएटेड होती है किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनको कहते हैं हम फ्रेम, राइट, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सिंपली फ्रेम्स। तो जब भी मैं बोलूँ कि ये इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में है, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में है, या ए के फ्रेम में या बी के फ्रेम में, अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको बी मान लूँ, मैं बोलूँ कि ए के फ्रेम में है बी के फ्रेम में, तो मेरा सिंपल मतलब है क्या, कि हम उस ऑब्जेक्ट को जिसके फ्रेम में बात करें उसको ओरिजिन मान रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम किसी के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया, ओके। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो जाता है तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रेम्स, किसके बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ फ्रेम्स। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये होता है दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह, ठीक है, ये कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है इनर्शियल, इनर्शियल, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है। ये हो गया इनर्शियल, ये हो गया नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके होते हैं, तो इसमें होता है कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, यानी कि हमारा v इक्वल टू जीरो और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या, कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को वेलोसिटी, स्पीड, राइट, और एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक आइडिया हो जो आपने नाइन्थ में पढ़ा। अगर नहीं याद है तो बस अभी इसको थोड़ा समझ लो, आगे मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बताऊंगा तो और डिटेल में अच्छे समझा, ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर v कांस्टेंट है तो हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जिनको ये समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं स्पीड और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी बताऊंगा तो ये चीजें और क्लियर, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ और मूविंग इन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो नॉन जीरो नहीं, ए है जी के बराबर नहीं है, और वी हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं, ठीक है। ये होता है यहाँ, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, वो भी मतलब जो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी भी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है। कोई दिक्कत, ओके। अब कुछ बेसिक बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, राइट। तो क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, यहाँ कहते हैं डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो पहला हमारा नाम आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ठीक है।
दूसरा देखो, पहला एक चीज डिस्टेंस, सिंपली हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि डिस्टेंस का कुछ और भी एक मीनिंग आ जाता है। अभी यहाँ पे बोलेंगे डिस्टेंस टेबल बाय पार्टिकल। नंबर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर थ्री स्पीड। नंबर फोर वेलोसिटी। नंबर फाइव एक्सेलरेशन। नंबर सिक्स वर्क। नंबर सेवन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, यही मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। ध्यान रहे इसके अलावा भी कई हैं, बट जो जो अभी आगे काम आएगा जल्दी से इमीडिएट फ्यूचर में, तो मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज आएगी तो मैं उनके बारे में बताता जाऊँगा। फिर आता है यहाँ पे डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब ये कौन सा हो गया? तो पहला हो गया यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ओके। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा हो गया इंडिविजुअल फोर्स। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्स। नंबर तीन हो गया टाइम, और सिंपल टाइम, ठीक है। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिन पे जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बारे में धीरे धीरे आगे जानेंगे जब इनका यूज आएगा, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की। तो मोशन को ना हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है भाई? तो पहला है वन डायमेंशनल मोशन और वन डी, राइट। वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल और सिंपल वन डी। तो वन डी मोशन क्या होता है? इसमें जो होता है पार्टिकल इज अलाउड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इसमें होता है क्या? पार्टिकल इज अलाउड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, राइट। क्लियर? इसमें क्या होता है, पार्टिकल को हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव करा सकते हैं और बैकवर्ड मूव करा सकते हैं, राइट। किसी भी डायरेक्शन में, मतलब सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं, ओके। इसको हम और एक और नाम जानते हैं, इसको कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, तो लीनियर मोशन। कोई दिक्कत? जैसे पार्टिकल क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पे या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल है कि मतलब मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। अब देखो ट्रैक भी होता है ट्रेन रेलवे का ट्रैक, वो भी कहीं कहीं कर्व हो जाता है, लेफ्ट राइट टर्न लेता है। तो मैं उन ट्रैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब एकदम सीधा स्ट्रेट हो। तो उस केस में जो ट्रेन का मोशन होगा ना, वो होगा वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि जो ट्रेन है वो आगे जा सकता है और सिर्फ भी जा सकता है, लेफ्ट राइट टर्न नहीं ले सकता। क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरा है हमारा टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, राइट, और सिंपल टू डी। ये क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर मोशन। इसमें क्या होता है, तो कर्वी लीनियर में है ना मोशन इन ए प्लेन। ये क्या है? मोशन इन अ प्लेन। इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो होता है इस ये अलाउड है, आगे बढ़ सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आ सकता है, और कोई एक डायरेक्शन में या तो अपवर्ड डाउनवर्ड या फिर लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। क्लियर? तो ये हो गया मोशन इन अ प्लेन। अब इसका एक और सिंपल एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर का रूम देखो, राइट, कॉर्नर पे देखो। ये हो गया फ्लोर और ये हो गया साइड वॉल्स, ये दोनों साइड वॉल्स, ये देख पा रहे हो, राइट। अब इमेजिन करो कि कोई एक चींटी है
वो इस दीवार पे ऐसे करके चल रही है। तो ये जो चींटी का मोशन होगा ना, ये 2D मोशन, क्योंकि क्यों, क्योंकि देखो ये आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जा रही है ना, बट ये सिर्फ इसी वॉल पे चल रही है। एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग ऑन दिस वॉल, ये क्या होगा, 2D मोशन का एग्जाम्पल होगा। सेम वही चींटी अगर इस वॉल पे चल रही है तो भी 2D मोशन का एग्जाम्पल होगा, और अगर वो फ्लोर पे चल रही है तो वो भी 2D का एग्जाम्पल होगा। तो जब तक से कोई पार्ट की ना आगे पीछे लेफ्ट राइट जो भी करे, पर प्लेन पे ही मूव करे, राइट, प्लेन से छोड़ के ना जाए, तो उसको कहेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे उसको हम, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब यहीं पे आता है हमारे पास एक और टाइप ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, राइट, 3 डायमेंशनल, और इन शॉर्ट 3D। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने 3D का, मूवीज देखे जाते हो, राइट। तो 3D मोशन क्या होता है, तो हियर पार्टिकल, ये होता है मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। ठीक है, ये होता है 3 डायमेंशनल मोशन। अब इसमें होता है क्या, कि पार्टिकल जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जा सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है, और इसके अलावा ये अपवर्ड डाउनवर्ड भी जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा स्पेस में मूव कर सकता है, जैसे कि फ्लाइंग ऑफ बर्ड, राइट, और बर्ड फ्लाइंग, राइट, फ्लाइंग ऑफ बर्ड। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है 3D मोशन का, क्योंकि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट वर्ड राइटवर्ड सभी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये हो गया 3 डायमेंशन। कोई दिक्कत, तो टाइप ऑफ मोशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन, नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड पोजिशन वेक्टर के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम पोजिशन वेक्टर से। ठीक है, तो पोजिशन वेक्टर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर के बारे में मैंने ना वेक्टर में पढ़ाया होगा, अगर याद नहीं आ रहा तो वेक्टर वाली वीडियो आप एक बार देख लो। पोजिशन वेक्टर क्या होता है, कि किसी भी पार्टिकल का जो पोजिशन होता है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट का पोजिशन बताना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ओरिजिन डिसाइड करूंगा, ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 0 0, और इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, राइट। तो लेट से x1 y1 z1, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट। तो या तो मैं इसको ऐसे सिंपल x1 y1 z1 के कोऑर्डिनेट्स के रूप में इस पॉइंट को बता सकता हूँ, और वेक्टर फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक ये ले लूंगा, तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा r1 वेक्टर, और r1 है क्या, होगा क्या, r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, और इसको हम लिखेंगे, लिख कैसे सकते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये तरीका है हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने का। ठीक है, पोजीशन वेक्टर लिखने का। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैं सिंपल पता है, स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, राइट, r1 यूनिट वेक्टर, ये सिंपल हो जाएगा क्या, r1 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ r1, राइट। ये हमने लास्ट इससे पहले वाले वीडियोस में यूनिट वेक्टर वाले केस में, वेक्टर के केस में सीख लिया, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर का। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ। आप सभी लोगों को मूवी देखने का शौक है, घर से तुरंत मूवी थिएटर, राइट, मूवी थिएटर आ गया, ये घर हो गया मूवी थिएटर। अब इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अगर बात करें, ये डिस्टेंस ये है सिर्फ 2 किलोमीटर। कितना है, 2 किलोमीटर। लेकिन हम स्ट्रेट नहीं जा सकते, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है, जैसे पैदल जा सकता है। अगर मेरे पास बाइक है तो मैं मान सकता हूँ कि एक और रास्ता है, 2, ये है फर्स्ट पाथ, ये है सेकेंड पाथ, और यहाँ से यहाँ का इस पाथ के लिए हम जाएंगे तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना पाथ लेंथ कवर करना पड़ेगा, तो ये लेट से 3 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम कार से जाते हैं तो जैसे कार नहीं जा सकता, तो लेट से कि एक एक पाथ और है, ठीक है, वो कुछ ऐसे जाएगा, और ये है 4 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया पाथ। फिर इस पाथ में अगर जाएंगे तो हमें 4 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा होम से थिएटर जाने के लिए, मतलब मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर जाने के लिए।
तो यहीं पे आता है क्वेश्चन कि डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है ना पाथ लेंथ कवर, ध्यान है, पाथ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। पाथ लेंथ कवर्ड मतलब कि अगर इस पाथ से जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस होगा एच और एम के बीच में, अगर इस पाथ से जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर होगा, और अगर इस रास्ते जाएंगे तो 4 किलोमीटर होगा। ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन एच एंड एम काउंट होगा, राइट, टोटल पाथ लेंथ। अब ये जो होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर, किसमें, एस आई यूनिट, और सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस यूनिट, ठीक है। और डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन हमारा क्या होगा, एल, सिंपल एल, क्योंकि है तो लेंथ ही, और अगर हम आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं M0L1T0, ये भी इसका डायमेंशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर सीधे सिंपल बात करें तो ये है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। और ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, इसको लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई दिक्कत। और वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो इस केस में हमारा क्या होगा, डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो चाहे कोई पाथ लो, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये एच और एम के बीच में जो कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन कहाँ होगा, तो फ्रॉम एच टू एम, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट ये होगा, राइट। तो डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम एच टू एम, यही डिस्टेंस होगा, राइट। तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या होगा, सेम, ये है तो लेंथ ही, तो यूनिट हो जाएगा मीटर, ये हो गया एस आई यूनिट, सेंटीमीटर, ये हो गया सीजीएस यूनिट, ठीक है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन हो जाएगा इसका अगेन एल और M0L1T0, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करें तो ऐसे बात कर सकते हैं हम, इधर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो सिंपल आता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है इस जो डिस्टेंस है ये होगा क्या, राइट, ये हो सकता है कैन बी, ये होगा पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, राइट। फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इज
फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा कि ये जो है इट इज डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट होता है, राइट। इट इज पाथ डिपेंडेंट है, जितना डिपेंडेंट, ठीक है। अगर लंबा पाथ हम ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर छोटा पाथ डिपेंड कवर करेंगे तो छोटा डिस्टेंस होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है? तो ऑब्वियसली ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डजंट मैटर कि आप कौन सा पाथ चूज करते हो, ये इसका ये किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल से। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर, राइट। डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होता है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, राइट, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, जैसे r1 वेक्टर और r इनिशियल, और एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका r5 है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल पहले यहाँ था और पार्टिकल बी पे गया, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको बोलेंगे डेल आर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू डेल आर वेक्टर। अब ये क्या होगा? हमेशा देखना, जिस फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां जा रहा है, तो जो फाइनल पॉइंट है उसका उसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि आर एफ वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिलेशन। अगर हम ए का जो वैल्यू है मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लेते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड z2 मान लेते हैं, तो r1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? और r इनिशियल बराबर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और r फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर एफ माइनस आर आई, राइट। फाइनल फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं? आगे बढ़े। ओके, तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में पूछा गया कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 माइनस 1 0, और जहाँ कहाँ पहुँच रहा है? पॉइंट बी पे, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5 3 माइनस 2, ठीक है। और रेफरेंस फ्रेम किसको माना गया? ओरिजिन को। तो सबसे पहले पूछा गया है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर आर है। तो आर ए जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस जे कैप, और ये तो जीरो है, तो के कैप का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट जीरो है, यही है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो आर एफ क्या हो जाएगा? ये है 5 आई कैप, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत? 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, राइट। ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करें, डेल आर, ये थर्ड पार्ट। तो डेल आर वेक्टर पर क्या होगा? आर एफ माइनस आर इनिशियल वेक्टर, यानी कि 5 माइनस 1 आई कैप प्लस 3, और माइनस 1 यानी +1 जे कैप, और प्लस -2 -0 के कैप। तो हमारे पास कितना होगा? 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका करेंगे, हमें निकालना क्या है? डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि आ जाएगा कितना?
4 स्क्वायर यानी कि 16 + 4, तो 16 + 4 20, 20 + 1 30, 30 36, तो स्क्वायर रूट 36 यानी कि 6 मीटर। ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, गोज अलोंग एक्स एक्सिस अप टू पॉइंट 20 मीटर or 0 and returns along the same line to the point -20 meter 0. Find the distance and displacement of the particle. इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो सबसे पहले क्या है, ये एक्स एक्सिस के लो 20 0 यानी 20 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अप टू पॉइंट यहाँ 20, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इधर गई, राइट, ये हो गया 20 मीटर 20 0, राइट। उसके बाद क्या हुआ, देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20। अगर यहाँ से इधर आ गए, इसको आप पहले इधर गई और फिर ये घूम करके इधर आ गए, और इसके यहाँ पे -20 0 पर आए। ये हमारा मानते हैं ओरिजिन। पहले इधर गए फिर यहाँ से घूम करके, पहले ये पार्ट इधर गए और इधर से घूम करके यहाँ, राइट। तो यहाँ बोला गया फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, सिंपल लॉजिक है, टोटल कितना पाथ कितना ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस की बारे में बात करें तो यहाँ से पहले क्या हुआ, यहाँ पे तो 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया वो 20 मीटर, और फिर यहाँ से ये गए इधर 20 मीटर, तो कितना डिस्टेंस का होगा, 20 + 20 + 20 यानी कि 60 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट था हमारा 0 0 और फाइनल पॉइंट है -20 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर, राइट, है ना, टुवर्ड्स -x एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन बताना हमें जरूरी है, नेगेटिव एक्सिस, कोई दिक्कत, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। फिर आता है ये क्वेश्चन, ये कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ ओ ए बी सी डी, ओ ए ऐसे करके, ओ से ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। अब पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल सिंपल लेट कर लेंगे। अगर मुझे डिस्टेंस के बारे में पता करना है तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गए 8 प्लस यहाँ से आए 4 प्लस फिर अगेन 4, बी से सी गए 4 प्लस यहाँ से आ गया 1, तो 8 4 12 12 4 16 16 + 1 यानी कि 70 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए इनिशियल फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइन और ये फाइनल पोजीशन, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालेंगे इसका लेंथ, तो सिंपल सा तरीका क्या है, हम अपना ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, तो ये क्या लेंथ होगा, 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, है ना, और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, 3 किलोमीटर, है ना। तो अगर ये 4 है ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 5, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ओ से डी के बीच में, तो 5, राइट। अब डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्शन इसको लिख ले थीटा, अगर इसको मान लेते हैं थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/4, 3/4 का मतलब कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो 3/4 है ना, हाँ 37 डिग्री, ओके। तो 37 डिग्री क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में 37 डिग्री, इसको इसको क्या बोलेंगे, अगर ये 37 डिग्री आएगा तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ 37 डिग्री। पहले हम साउथ की तरफ जाके ईस्ट की तरफ मूव करें,
क्या आ जाएगा, ईस्ट राइट ऑफ साउथ, ये हो जाएगा डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे बढ़े। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू वेस्ट, 20 मीटर ड्यू साउथ एंड 20 मीटर ड्यू ईस्ट, तो फाइंड द डिस्टेंस। अब ये कैसे करेंगे, तो वेस्ट साउथ ईस्ट राइट, हमें यहाँ पे पता है डायरेक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट। तो सबसे पहले क्या है, 30 मीटर ड्यू वेस्ट, तो वेस्ट क्या 30 मीटर, यहाँ से ये हुआ 30 मीटर, फिर यहाँ से 20 मीटर ड्यू साउथ, यहाँ से 20 मीटर ड्यू साउथ, देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट, इधर से 20 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कितना, ये है इनिशियल क्वेश्चन, इसको ओ और इसको हम ए कर लेते हैं राइट। तो ये निकालना है बेसिकली हमें, ये कैलकुलेट, ओके समझ में आई बात। तो अगर ये 30 है या 20 है, तो ये लेंथ कितना होगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 20, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 20, और ये 10, तो ये लेंथ कितना होगा, ओ ए वेक्टर जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 1 500, तो हम इसको कह सकते हैं 10√5। अगर उसको समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख सकते हैं 400, 20 के स्क्वायर के अंदर 400 आएगा और ये 100, तो 500 राइट, और 500 क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10, 10 राइट मीटर। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमें ये निकालना होगा। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई ये है 20/10, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2 आर, ठीक है 10 इनवर्स 2। अब इसका किधर होगा, तो ये होगा साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट है ना। पहले आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाकर के साउथ की तरफ मुड़ जाएंगे, कितना, तो 10 इनवर्स 2 बराबर, ओके। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे, क्योंकि इसमें फीस मतलब स्पेस से बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम इसको नॉर्मल इस तरह से यूज सॉल्व करना चाहे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और डायरेक्शन यूज किया गया है वर्टिकल, है ना। तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं, अगर इसको हम प्लेन पे यूज करें, तो प्लेन पे अगर हम इसको ये कर ले कि ये हो गया 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर, और यहाँ से 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट क्या इधर, तो ईस्ट 8 मीटर, और ये हुआ 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से 10 मीटर वर्टिकल, 10 मीटर वर्टिकल, तो हमें निकालना क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया, मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये सी। ओ सी जो वेक्टर होगा ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, इसको करने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में, सबसे पहले हम ओ बी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि 100, है ना, स्क्वायर रूट 100, तो ये आ जाएगा 10, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 10 मीटर। अब ये 10 है और ये 10 है, तो ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी का लेंथ, तो स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ गया 10√2। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ओ सी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बात करें तो ये होगा 10√2। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा फ्रॉम ओ टू सी,
इस केस में बात करें फ्रॉम ओ टू सी, फ्रॉम ओ टू सी, इस डायग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या साइक्लिस्ट मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन 10 सेकंड, देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकंड। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, मान से ए, पार्टिकल ऐसे घूम करके वापस ए पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका रेडियस आर है, राइट, मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा। अगर ये पार्टिकल यहाँ से घूम करके यहाँ ए पे वापस आ गया, तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा? उसमें डिस्टेंस होगा इसका पेरीमीटर इस सर्किल का, तो ये अगर 2 पाई आर है ना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होगा? सोचो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ रहे हैं, ए पे ही से ही स्टार्ट हुआ था और ए पर ही आकर के पार्टिकल रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इस कंप्लीट रोटेशन में कितना? 0। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने? 2 पाई आर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन। साइक्लिस्ट मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक, वो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और एक एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो कितने में कवर कर रहा है? 10 सेकेंड। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड का मतलब कितना हो? 10 सेकेंड में 1 कवर हो जाता है, राइट, तो 1 मिनट 5 सेकेंड मतलब कितना? और ये डिस्टेंस कितना है? आर। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या दे रखा है? 1 मीटर। तो हमारा टाइम क्या दे रखा है इन्होंने? 1 मिनट और 5 सेकेंड, ठीक है। तो 1 मिनट को क्या बोल सकते हैं हम? 60 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, ऐसे। अब सिंस ये 10 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा था, 60 सेकेंड प्लस 5 यानी 65 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? तो मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, राइट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कहाँ पे आएगा? ये वापस इसी जगह पॉइंट पे आ जाएगा। और सिंस ये 10 सेकेंड में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, तो 5 सेकेंड में कहाँ पहुंचेगा? इस जगह पे आ जाएगा, एकदम जस्ट इसके अपोजिट, और ये हो जाएगा फाइनल पोजिशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डायमीटर के बराबर है, यानी कि 2r, तो हो जाएगा 2 × r का वैल्यू कितना है? 1 मीटर, तो मतलब 2 मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।